नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी के जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अंतर्गत लगभग 500 जो क्वेश्चन है उनको। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जब भी एग्ज़ाम के टाइम आप देखोगे तो आपके पास समय बहुत कम मिलेगा, तो उस समय ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। अब इसमें क्वेश्चन 500 है पर आपको 2500 से ज़्यादा उनके जो है फैक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ अलंकार के बारे में पूछा है, तो अलंकार से रिलेटेड आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 10 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मिलेंगे, ताकि अगर ये क्वेश्चन ना आए एग्जाम में तो इससे राउंड फिगर में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि काफ़ी लाभदायक होने वाला है ये हिंदी के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही मैं अन्य सब्जेक्ट के लिए आपके लिए जो लेकर आऊँगा टेस्ट सीरीज़, तो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काम की कब रहेगी, जब आप डिटेल में पढ़ चुके होंगे। तो डिटेल में पढ़ने के बाद आप जो है इसको लगाओगे तो आपका जो है एक प्रकार से फिनिशिंग आएगी। फिनिशिंग मतलब समझते हैं कि नहीं, जैसे कोई भी चीज़ में फिनिशिंग लाना तो दोबारा उसको पहले साइज मिलाकर फिनिशिंग लाई जाती है, उसी प्रकार आप पढ़ लेते हो तो पढ़ने के बाद आपको जो है ये फिनिशिंग के लिए काम करेगा। तो हम यहाँ पे हिंदी की टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जो अन्य सब्जेक्ट है उनकी भी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको लगभग 500 से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे, ऐसे जो सामने दिख रहा है। और उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो भी मिलेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट भी। तो चलिए यहाँ हम जो है एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। पहला क्वेश्चन है मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। अलंकार आपको पता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व है उन्हें हम बोलते हैं अलंकार। अलंकार अलग अलग प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, दोनों हमने पढ़े हैं। अब उसमें अलग अलग प्रकार के थे, यानी कि शब्द अलंकार के अंतर्गत थे अलग और अर्थालंकार के अंतर्गत अलग थे। तो यहाँ बात की जा रही मानवीकरण अलंकार की। अब मानवीकरण अलंकार का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें आपने देखा। प्रकृति मतलब होता है नेचर, प्रकृति मतलब क्या होता है नेचर। अब नेचर के अंतर्गत आपको पता क्या क्या आता है, नदी आता है, पहाड़ आता है, पर्वत, वन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती, झरने, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती, नेचर। अगर इनको सीधे सीधे मानव से संबंध को आरोपित किया जाता है, इन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका सीधा सीधा मानव से संबंध आरोपित किया जाता है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ बताइए मुझे, चेतना लहर ना उठेगी, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, होते विकंपित भी नहीं, क्या अचल भूधर भी यहाँ। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपको मानवीकरण अलंकार का जो है झलक देखने को मिल रही। अब इसके बारे में मैं बताऊँ आपको, तो देखिए इसका मतलब क्या है। तो जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु की रात को उतर कर अपने पास आने के लिए कहा है, अर्थात यहाँ जो है मानव का संबंध स्थापित किया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार देखा जाएगा, मानवीकरण अलंकार। इसका मतलब है जब किसी पदार्थ अथवा प्रकृति के अंग, जैसे कि हम बोल सकते हैं नदी, पेड़, पर्वत, झरने, लताएं, हवा, पानी, पत्थर आदि जो मानवीय क्रिया हो उसका आरोप लगाया जाता है, अर्थात उसे मानव जैसा व्यवहार किया जाता है। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनका मानव जैसा व्यवहार किया जाएगा, तो उसमें कौन सा अलंकार माना जाएगा, मानवीकरण अलंकार। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं वृक्ष की टहनियाँ बादल से बातें करती। अब वृक्ष की देखिए, बात करने का काम किसका होता है, बात करने का काम होता है मानव का, ठीक है। पर यहाँ बात की जा रही है वृक्ष की टहनियाँ बादल से बातें करती, इसका मतलब है उसको मानव जैसे जो है बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मानवीकरण अलंकार। जैसे चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता बिमल झल जल उजरत जुंग मीन, इसमें जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार मिलेगा। जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको देखिए होते विकंपित भी नहीं, क्या अचल भूधर भी, यहाँ पे इसमें क्या है, पुनरुक्त बदास जो अलंकार है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। तो यहाँ जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए, तो यहाँ पर संभावना हो, तब ये जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना, उपमेय में उपमान की जो संभावना है वो देखी जाए या फिर कल्पना हो, तो उसे हम बोलते हैं उत्प्रेक्षा। जैसे कि कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे मनु, जनु, जनहु, मान, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, एव, ज्यों। अगर इतने शब्द अगर किसी भी जो दोहा या फिर कोई भी पंक्ति में आ जाते हैं, तो उन पंक्ति में आप देखोगे उत्प्रेक्षा अलंकार मिलेगा। जैसे आप देखिए, हमने देखे यहाँ पे, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के।
तो यहाँ देखिए आप ज्यों आ गया, और ज्यों जैसे आ गया इसका मतलब है वो कैसा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। समझ रहे होंगे आप। देखिए यहाँ बादलों को शहर से आए दामाद के समान या शहर से आए अतिथि के समान दिखाया गया है, मतलब ज्यों, ज्यों मतलब जैसा, ठीक है। पुनरुक्तव दाभास जो अलंकार है उसमें देखिए काव्य में जहाँ शब्दों का प्रयोग इस प्रकार हो कि वे पर्याय व पुनरुक्त न होने पर पर्याय भी प्रतीत हो, अर्थ है कि अन्य दे, यानी कि यहाँ पे जो है आपका पुनरुक्तव दास अलंकार है, तो पुनरुक्तव भास अलंकार है। जैसे कि देखिए वे बरगद के पेड़ थे, पंछी पाते ठोर, छाए घनी देते रहे, उनसा कोई ना और। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ पे बरगद के पेड़ से आशय मजबूत व्यक्ति, और पंछी पाते ठोर से आशय है संबंधी आश्रय पाते, यानी कि छह घनी का मतलब है आश्रय और का मतलब है अन्य। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा अलंकार है, पुनरुक्तभास है ना, पुनरुक्तवधास। अब देखिए यहाँ पे आपको हमने बहुत सारी चीज़ें देखी अलंकार से रिलेटेड। अब आगे आप अगर कोई अलंकार देखते हो, मान लो उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको इतने शब्द अगर मिल जाते कहीं पे कोई पंक्ति में, तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट लगा सकते हो उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। और जो आपका देख रहा है एक मानवीकरण अलंकार, तो प्रकृति की जितनी भी चीज़ है उसको अगर मानव जैसा ट्रीट किया जाता है तो उसे हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, अब देखिए यहाँ पे जो चरण है उनकी कमल से तुलना की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कमल से तुलना नहीं की गई है, कमल सीधे सीधे बता दिया गया है, कमल से तुलना नहीं की गई है, इसका मतलब सीधे सीधे उसको आरोप लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आरोप लगाने वाली बात कौन से अलंकार में आ जाती है, रूपक में। तो रूपक, इसके बारे में और देख लेते हैं हम। जैसे कि देखिए पंक्ति में चरणों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है, और यहाँ चरणों को कमल के समान ना बताकर उन्हें सीधे सीधे हम जो है कमल बोल दिया गया है। अब देखिए उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे हम किसी की तुलना करते हैं, चांद सा सुंदर। अब चांद ही है अगर बोल दे, चांद ही है अगर बोल दे उस चीज़ को, तो वो हो जाएगा रूपक। चांद जैसा बोल दे तो उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो चांद जैसा नहीं है, चांद ही है, यानी कि हमने आरोप लगा दिया कि वो चांद ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चरण कमल है, चरण है वो कमल से उसकी तुलना नहीं की, चरण को जो है कमल ही बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका रूपक अलंकार, सीधे सीधे जो है रूप उसका ला दिया गया है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। यानी कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित, भेद रहित मतलब देखिए तुलना करेंगे तो भेद बताया जाएगा, पर सीधे सीधे बोल देंगे। जैसे मान लो हम किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, भाई हम सीधे सीधे शक्तिमान जैसा बोलेंगे किसी को, शक्तिमान जैसा मतलब उपमा अलंकार। अगर हम डायरेक्ट किसी को बोल दे तू शक्तिमान है, तो मतलब क्या हो जाएगा, रूपक। तो समझ गए आप, सीधे आरोप लगा दिए मतलब रूपक, और अगर इंडिकेट कर रहे हैं कि उसके जैसा है यानी कि उपमा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं उपमा, उपमा की मतलब उपमा की बात होती है तुलना की, यानी कि तुलना अगर कर रहा है किसी दूसरे से, जैसे कि सागर सा गंभीर हृदय, सागर जैसा गंभीर हृदय, गिरी सा ऊंचा जिसका मन, गिरी मतलब होता है पर्वत, पर्वत जैसा ऊंचा जिसका मन, तो जैसा सा ये सारी चीज हो जाती है तुलना, और तुलना जहाँ हो जाए वो हो जाता है उपमा अलंकार। श्लेष, श्लेष मतलब होता है कोई एक शब्द लिखा है, मान लो कोई एक शब्द है और उस शब्द के अंतर्गत हम जो है बहुत सारे उसमें शब्द चिपके हुए हैं। मान लो हम किसी को एक शब्द बोलते हैं और उसके अंदर बहुत सारी मीनिंग है, बहुत सारे शब्द लगे हुए, तो इसका मतलब कैसा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। जैसे आप देखिए एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसे हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब पानी तो एक ही बार बोला गया है, पर पानी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो पानी का मतलब तीन यहाँ बोला गया है, मोती मानुस चून। मोती का मतलब होता है हीरा मोती जो रहते हैं ना, आप देखा होगा हीरा मोती। अब हीरा मोती से अगर पानी उतर जाए तो उसकी चमक चली जाती है, इसका मतलब पानी उतर गया, ठीक है। उसके हिसाब से भी पानी का यहाँ अर्थ निकला है। मानुस, मोती मानुस चून, यानी मानुस मतलब मनुष्य, मनुष्य के चेहरे से अगर पानी उतर जाए तो उसकी इज्जत चली जाती है। जैसे मान लीजिए ना किसी की चोरी पकड़ा जाती है, किसी की बात असली पकड़ा जाती है, तो वहाँ बोलते हैं ना कि पानी पानी हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसके चेहरे से अगर पानी उतर जाए तो भी दिक्कत है। चून, चून मतलब होता है चूना, चून मतलब क्या होता है चूना, और चूना से अगर पानी निकाल दे तो वो सूख जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं बचेगा, तो कोई काम का रहेगा वो नहीं। तो यहाँ पे एक पानी है, पर पानी के देखिए एक तीन अर्थ है, मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है और चूने के लिए अलग है। तो इसलिए एक पानी से अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो इसलिए एक से अन्य जो अर्थ है वो निकलते हुए, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। उत्प्रेक्षा मैंने बताया था अभी, उत्प्रेक्षा मतलब होता है
उपमेय के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति के ना होने पर दूसरे व्यक्ति को उसको ही मान लिया जाता है। अर्थात जहाँ अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि ज्यों जाना हूँ माना हूँ, दुनिया भर के जो शब्द देखा था आपने बताया भी। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। अब देखिए ज्यों त्यों ये सारे अगर शब्द आ जाते हैं, कौन सा अलंकार आप देख सकते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने देखने को मिलता है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखिए रस जो होते हैं टोटल, अच्छा देखिए आपको शुरू में तो रस 8 प्रकार के मिले व्यवस्थित तौर पर एक शांत रस को जोड़ दे तो कितने हो जाते हैं? 9। देखिए यहाँ पे जो शांत रस है, शांत रस अपने नाम के कारण ही शांत कहलाता है, ठीक है। तो अगर उसकी गिनती कर लेते तो 9 हो जाते हैं। और 2 रस और निकल कर आते हैं जो है वात्सल्य रस, ठीक है, और भक्ति रस। दो दो रस और निकलेंगे तो हो जाएंगे 11। तो इसका मतलब है रस की संख्या अभी तो स्टैंडर्ड अगर देखें तो 9 है, पर कभी कभी आंसर में 8 देखने को मिलता है, उसको हम देख लेंगे आगे। इसको जब डिटेल वाला हमने कंप्लीट वाला जो वीडियो देखे थे, क्वेश्चन पीछे पढ़े हैं, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताया हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं एक बार। तो देखिए श्रृंगार का जो होता है आपका रति होता है, ठीक है। अब अन्य जो रस है उनके भी हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। जैसे स्थायी भाव जो होता है रस के मुख्य एलिमेंट की अगर बात करें 4 होते हैं, 4 भाव होते हैं। एक तो होता है स्थायी भाव, ठीक है, एक होता है विभाव, अनुभाव और एक संचारी भाव। मतलब 4 आप देख सकते हैं। तो इसमें से आप श्रृंगार रस की अगर बात करें जहाँ रति प्रेम की बात हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहलाती श्रृंगार रस। जैसे कि संतन ठिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, जैसे अपने बेटे के प्रति प्यार हो, प्रेमी प्रेमिका का प्यार हो, या फिर भगवान के प्रति हो, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएगी? आपकी श्रृंगार रस में आ जाएगी। यानी कि रस को आप देखें तो काव्य के पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के कुछ स्थायी भाव देखिए आप, जैसे देख सकते हैं श्रृंगार का होता है रति, हास्य का होता है हास, करुण का होता है शोक। शोक मतलब जैसे दुख पीड़ा वाली चीज़ें होती है तो उस समय आपको हास्य रस करुण रस देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा रौद्र रस, क्रोध में अगर देखें तो क्रोध देखें। वीर रस, जैसे रानी दुर्गावती खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार की चीज़ें आपको वीर रस में देखने को मिलेगी। भयानक रस भय होता है। बीभत्स रस जुगुप्सा होता है, ठीक है, घृणा वाली चीज़ों के लिए। अद्भुत रस के लिए विस्मय होता है। शांत के लिए निर्वेद होता है। वात्सल्य भक्ति ये तो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। दोहरा लाभ के लिए लोकोक्ति है। तो एक होती है लोकोक्ति और एक होते हैं मुहावरे, ठीक है, एक होती है मुहावरे और एक होती है लोकोक्ति। तो लोकोक्ति लोक से उत्पन्न है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दोहरा लाभ का मतलब क्या होता है? अंधे के हाथ बटेर लगना, भागते भूत की लंगोटी ही सही, अंत भला तो सब भला, आम के आम गुठलियों के दाम। तो आम के आम मतलब हमने आम का मज़ा तो लिए, साथ में गुठलियों के दाम भी हमको मिल गए। हमने खरीदे थे आम, पर आम खा लिए, उसका मज़ा ले लिए, और गुठलियों को हमने बेचकर आधा फायदा भी ले लिए। तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि एक लाभ के साथ दूसरा लाभ, यानी कि दोहरा लाभ। तो आंसर क्या होगा? आम के आम गुठलियों के दाम। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं इसका वाक्य में प्रयोग, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप देखिए लोकोक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति को ही क्या बोला जाता है? लोकोक्ति बोला जाता है। जब कोई पूर्ण कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? लोकोक्ति। जैसे अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि अपने किए गए पर अपने को ही भुगतना पड़ता है, ठीक है, यानी कि किए पर जो है फल भोगना, इसे बोलते हैं अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है। इसके अलावा देखिए का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब जब किसी को कोई ज़रूरत है और उस समय उसको हेल्प नहीं मिली तो बाद में आप देकर क्या कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लो अभी कोई प्यासा मर रहा है और मरने के बाद, मरते समय उसको जो है प्यासा मर रहा था तो पानी नहीं दिया गया, पर अगर मर जाता है वो व्यक्ति तो उसको आप बाद में अमृत भी देंगे। तो मतलब क्या निकला? उसी के लिए बोला गया है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, ठीक है। इसके अलावा देखिए कंगाली में आटा गीला, यानी कि एक परेशानी ऑलरेडी चल रही होती है, दूसरी परेशानी और आ जाती है, तो इसीलिए बोला जाता है परेशानी पर परेशानी आना, यानी कि कंगाली में आटा गीला होना। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी जो दिखता है बात सामने उसके अंतर्गत वैसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई स्मार्ट व्यक्ति दिख रहा है पर उसके अंदर दिमाग भूसा भरा हुआ है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऐसा क्या? ऊंचे दुकान फीके पकवान, दिखावा ज़्यादा लेकिन गुण कम, इसे बोलते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है, पकवान। चलिए आगे देखते हैं। महाप्राण जो वर्ण है वो क्या होता है? महाप्राण और ये अल्प प्राण पूछा है।
तो एक होता है महाप्राण, क्या होता है, एक महाप्राण, और एक होता है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण हम किन्हें बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कचट तप, क च ट तप। कचट तप में आपको 5-5 कैरेक्टर मिलेंगे, सॉरी 5-5 कैरेक्टर, हाँ मतलब 5-5 वर्ण बोल सकते हैं, जैसे कि क ख ग घ और अंग। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, अब 5 आपको दिख रहा है, तो यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो इसमें से पहला, तीसरा, पांचवा, ये इनको बोलेंगे हम क्या, अल्प प्राण। क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा को हम बोलेंगे महाप्राण। ठीक है, अब देखिए जिनमें महाप्राण जो होते हैं वो ज़्यादा वायु निकलती है उसमें, मतलब हवा मुंह से ज़्यादा निकलेगी। जैसे आप बोल कर देखिए, क बोलिए, क नॉर्मल, ख देखिए, ख बोलोगे तो आपके मुंह से हवा ज़्यादा निकलेगी। जैसे ग बोलेंगे तो नॉर्मल, घ देखिए, हवा जिसमें से ज़्यादा निकले मतलब महाप्राण, और हवा जिसमें से कम निकले मतलब अल्प प्राण। तो कौन कौन से हवा कम निकल रही, 1 3 5। तो 1 3 5 कहाँ है, 1 3 5, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और दूसरा और जो चौथा होता है वो महाप्राण कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए अल्प प्राण की बात करें तो क ग और यहाँ अंग भी आ जाएगा, ज च ज और यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको दूसरा और चौथा की बात करें तो ये सब महाप्राण कहलाएंगे। जैसे आप पांचों में कचट तप में देखें, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा हो जाएंगे महाप्राण। आप इनका उच्चारण करके भी देख सकते हैं, यानी कि जिनको बोलने पर वायु कम छोड़नी होती है उसे बोलते हैं अल्प प्राण, और जिनको बोलने पर वायु ज़्यादा छोड़नी होती है उन्हें बोलते हैं महाप्राण। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, शब्द पहचानिए, शुद्ध को पहचानना है, यानी शुद्ध मतलब वर्तनी। वर्तनी मतलब आपने वर्तनी पढ़ा होगा, वर्तनी मतलब होता है स्पेलिंग। क्या होता है, स्पेलिंग जिनकी सही है उनको पहचानिए बोला है। तो सौजन्यता, उसके बाद बोल रहा है कवियत्री, वलिष्ठ है, ऐक्यता है। तो यहाँ देखिए सौजन्यता नहीं होता है, सौजन्यता के बदले में क्या होता है, सौजन्य होता है। कवियत्री न होकर क्या होता है, कवयत्री होता है। क्या होता है, कवयत्री। बलिष्ठ आपका सही है, ऐक्यता न होकर ऐक्य होता है, या फिर एकता होता है। क्या होता है, एकता। तो आप देखिए बलिष्ठ मतलब होता है शक्तिशाली। क्या होता है, शक्तिशाली। शक्तिशाली मतलब बलशाली। तो बलिष्ठ आपका सही होगा यहाँ, बाकी ए बी डी जो है आपके गलत होंगे। देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, देखिए बलिष्ठ मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली, और सौजन्यता ना होकर क्या होगा, सौजन्य। कवियत्री ना होकर कवियत्री, ऐक्यता ना होकर ऐक्य या एकता होगा। तो ये आपको समझ में आया, गलत कौन कौन से थे और सही हमने देख लिए। आँख का अंधा नाम नयन सुख। आप देखिए ना, आँख का अंधा नाम नयन सुख का मतलब नयन सुख नाम के आदमी का अंधा होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, अंधे व्यक्ति का नाम, सूरदास के नयन। तो देखिए ये भी नहीं होगा यहाँ, ये भी नहीं और ये पहला भी नहीं। तो मतलब व्यक्ति का गुण के विरुद्ध अगर काम होता है, गुण के विरुद्ध नाम होता है, ये तो उसे बोलते हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ देखिए आप देख सकते हैं लोकोक्ति है, ये लोकोक्ति शब्द हमने देखे थे, लोक में, लोक से प्रचलित, लोक में प्रचलित को क्या बोलते हैं हम, उक्ति बोलते हैं, लोकोक्ति। ठीक है, ऐसे ही मुहावरे भी होते हैं। इसके अलावा देखिए लोकोक्ति को कहावत नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप देखिए, अब पछतात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब मेहनत करके क्या फ़ायदा। जैसे आप देखिए, आप हो क्या, एक स्टूडेंट, आप हो एक स्टूडेंट, आपके पढ़ाई के लिए एक निश्चित जो एज है वो मिली हुई है। अगर एज में रहते हुए आपने क्या कर लिया, प्रयास, ट्राई कर लिया, और ट्राई में आपका सफल भी हो गए आप, ठीक है, तो आप ठीक हो, परंतु आपने एज निकलने के बाद अगर ट्राई किया है तो वो वही हो जाएगा कि आप पछतात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, मतलब जब एज निकल गई तब बाद में पछताना ही हाथ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार बोला गया है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी संसार में कहीं भी समानता नहीं है, इसका मतलब है। इसके अलावा देखिए, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, बेशर्म व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब है, ये है लोकोक्ति। इसके साथ ही आप देखिए, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक साथ दो दो दोष होना, मतलब एक व्यक्ति में दो दोष होना, उसे बोलते हैं एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। ये हो गई लोकोक्ति। इसके अलावा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, मतलब जो है कोई बुरा व्यक्ति या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, उसको देखकर दूसरा उसका साथी वो भी रंग बदलने लगेगा, तो उसे बोलते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो कुछ लोकोक्ति हमने जाने यहाँ पर।
निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी मतलब सही शब्द को आपको चुनना है। तो देखिए सृष्टि लिखा है यहाँ पे, पर सृष्टि अलग अलग लिखा है, तो सृष्टि देख सकते हैं वाला तो गलत होगा, ये भी गलत है और ये चौथा भी गलत। सही क्या है? सृष्टि, जिसमें स के नीचे रेप लगी हुई है, कौन सी वाली? पृथ्वी वाली। और छोटी की मात्रा है आधा सीट षटकोण का सा और टा, इसको हम बोलते हैं सही सृष्टि। सृष्टि मतलब होता है, आप पता है आपको, पृथ्वी, ठीक है, मतलब एक प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है उसे हम सृष्टि बोलेंगे। तो सृष्टि यानी कि निर्माण करना या रचना करना। कवि की सृष्टि सबसे निराली होती है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं सही आंसर। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए, एक होते हैं ह्रस्व, एक होते हैं दीर्घ। तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो है आपकी 7 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या अगर बोले तो ये जो हो गई आपकी 4 हो गई। अब 4 हो गई तो आंसर भी क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं टोटल स्वरों की संख्या है 11 और 11 में से 7 + 4 यानी कि क्या हो जाएंगे? 11। तो 7 हो गए आपके दीर्घ, 4 हो गए आपके ह्रस्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए जिनको बोलने पर कम समय लगता है, जैसे आ, इस प्रकार देखिए आ की मात्रा लगा के बोलेंगे तो आ, इस प्रकार बोलेंगे तो आ, जो बड़ा आ है उसको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। ज़्यादा समय लग रहा है मतलब वो ह्रस्व नहीं है, वो क्या है? दीर्घ है आपका। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होगा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये जो है आपके चार क्या कहलाएंगे? ह्रस्व, यानी लघु बोल सकते हैं। इनके लिए एक मात्रा सिंगल का प्रयोग होता है। और 7 होते हैं दीर्घ। दीर्घ मतलब आप बोल सकते हैं इसमें बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, उसके बाद ओ, औ। इस प्रकार से आपके टोटल 7 है, ये कहलाएंगे दीर्घ। और दीर्घ के लिए गुरु का साइन लगेगा जब हम छंद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? छंद। अब स्वर, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें बोलते हैं स्वर। जैसे स्वर ह्रस्व हमने देखे, दीर्घ देखे, प्लुत होते हैं। ओम जो होता है वो प्लुत होता है। अब कुछ जीव के बोलने के स्थान के आधार पर है, कुछ आगले भाग से बोले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं अग्र। ई है, बड़ा ई है, छोटा ए, बड़ा ए, तो ये होते हैं आगे, जीव के आगे वाले भाग से। आप बोलकर देखिए ई है ना, ए, ऐ, इस प्रकार से देखिए जीव के आगे वाले भाग से। मध्य में ओ, देखिए बीच वाले भाग से मध्य में आ बोला जा रहा, मध्य स्वर बोलेंगे उसको। फर्स्ट स्वर यानी कि पीछे, जीभ के पिछले हिस्से से, देखिए अ, देखिए यहाँ पीछे वाले भाग से अ, उ, देखिए यहाँ अंदर से आ रहा है, बड़ा ऊ के लिए ऊ, ठीक है, उसके बाद ओ, औ, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। विवृत्त मतलब, और जैसे आ बोलोगे तो जी जो मुंह का बनावट है उसके आधार पर देखें, आ मतलब पूरा खुला, अर्ध विवृत्त मतलब आधा बंद, ठीक है, और इस अर्ध समृद्ध मतलब आधा खुला। तो इन दोनों का मतलब एक ही है। हालांकि देखिए ओ बोले और ए बोले, देखिए ये मतलब बंद होकर खुल रहा है और एक खुला होकर बंद हो रहा है। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ अर्ध विवृत्त और अर्ध समृद्ध। उसके बाद है समृद्ध, मतलब होता है देखिए यहाँ पे ई मतलब सामने वाले भाग से देखिए लगभग बंद है मतलब समृद्ध है, और पूरा खुला मतलब विवृत है। अव्रतमुखी होते हैं कुछ होते हैं व्रतमुखी, जो ओंठ के बनावट के आधार पर बोलते हैं। कुछ मौखिक होते हैं, कुछ अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक का मतलब होता है नाक का प्रयोग करके बोले जाते हैं। अम की बिंदु बोलकर देखिए आप, ओम मतलब नाक से थोड़ा सा उसका जो है मतलब सहयोग लिया जा रहा है। तो अगर नाक का सहयोग लिया जा रहा है तो क्या कहलाएंगे? अनुनासिक कहलाएंगे। अब हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें 13 स्वर होते हैं, ठीक है। अब स्वर तो स्टैंडर्ड 11 ही होते हैं, 13 इसलिए बोल दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो अयोग भाव उनको गिन लिया गया है, अम की बिंदी अह की, ठीक है। 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन में से 25 जो होते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। और 4 आपके कौन होते हैं? 4 आपके जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके। और यहाँ पे आपको देखो, अच्छा यहाँ पे स्पर्श मतलब संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, 4 मिलाकर कितने हो गए? 33 हो गए। और यहाँ संयुक्त अक्षरों की संख्या देखिए, छत्री वाला छात्र, उसके बाद देखिए आप देख सकते ज्ञ और स्र। और द्विगुण व्यंजन होते हैं जिन्हें हम उत्सित से बोलते हैं, ढ होता है, अड़ा होता है, ठीक है। तो ये आप टोटल मिलाकर देखोगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 52, ठीक है। स्वर की परिभाषा अगर देखें तो बिना किसी सहयोग के स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं उन्हें स्वर बोलते हैं, ठीक है। इसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं, सब हमने देख लिए। चलिए नेक्स्ट जो है उसके द्वारा, देखिए उसके द्वारा मतलब किसी के द्वारा, और किसी के द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, मतलब यहाँ कौन सा काम किया गया है?
क्या काम किया गया यहाँ बताइए मुझे, कर्म किया गया है, ठीक है। और इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो देखिए कर्त नहीं है, भाव नहीं है, कर्म है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्म है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ कर्म का मतलब होता है जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो और उसकी इसकी जो है सकर्मक क्रिया के लिंग वचन व पुरुष के कर्म अनुसार उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे लड़कियों द्वारा, जैसे द्वारा, ठीक है, द्वारा शब्द आ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कर्म। तो बाजार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई या वर्षा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो द्वारा या से आ जाए तो वो कौन सा वाच्य कहलाएंगे, कर्म वाच्य कहलाएंगे, ठीक है। जैसे पढ़ी जा रही है, पढ़ी गई, इस प्रकार की चीज़ें आपको कर्मवाच्य में मिलेगी। अब कर्तवाच्य की अगर बात करें तो कर्तवाच्य में देखिए जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हो उसे बोलेंगे कर्तवाच्य। क्या बोलेंगे उसे, कर्तवाच्य। जैसे लड़कियां बाजार जा रही है, माँ रामायण पढ़ रही है, कुमकुम खाना खाकर सो गई। इन वाक्य में देखिए जा रही है, पढ़ रही है, सो गई, ये सब क्या है, ये सभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार आई है, ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, कर्तवाच्य। कुछ होते हैं भाववाच्य। भाव का मतलब होता है अंदर से हम जो भाव निकलते हैं ना, थके है, खुश है, ये जो भी है। जैसे देखिए जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाच्य कहेंगे। जैसे कि हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता, नहीं ठहरा जाता, आगे क्या नहीं, मुझसे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, मुझसे शोर नहीं, मुझसे मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। इन वाक्यों में देखिए ठहरा जाता, पढ़ा जाता, सोया जाता, ये सब क्या है, ये सब भाव है, इसलिए इसे बोलेंगे भाववाच्य, ठीक है। और वाच्य अगर देखें तो वाच्य क्या है, वाच्य जो होता है, वाच्य को हम इंग्लिश में बोलें तो वॉइस बोलते हैं, ठीक है। वॉइस आप समझते होंगे कौन कौन से वॉइस होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। इंग्लिश में अगर देखें तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो होते हैं। तो वाच्य जो होता है उस रूपांतर को कहते हैं क्रिया के जिससे कर्ता कर्म भाव के अनुसार क्रिया परिवर्तन देते हैं, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता कर्म या भाव से है वह वॉइस या वाच्य कहलाता है। तो वाच्य का अर्थ क्या है, वाणी या कथन। यह वाणी का अर्थ होता है यहाँ वक्ता की, यानी जो बोलने वाला है उसकी वाणी या वक्ता का कथन। वस्तुतः वाच्य किसी एक बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ कहने का तरीका, ठीक है। या मैंने खाना खाया, ये हो गया आपका कर्ता, पर मेरे द्वारा खाना खाया गया, ये हो गया क्या, कर्म, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा काम वही हो रहा है पर थोड़ा सा उलट दिया जा रहा है, तो इसे बोलेंगे मतलब जो वाच्य है वो बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति देखिए यहाँ पे उपयुक्त शब्द का चयन करना। वह गरीब होकर भी क्या है, गरीब होकर भी क्या बेईमान है, क्या ईमानदार है, क्या परेशान है, क्या चालाक है। तो सिंपल सी बात, वह गरीब होकर भी क्या है, वह गरीब होकर भी क्या है, ईमानदार है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ वही जो शब्द जम रहा है वाक्य में वही हमको वहाँ पे लिखना है। तो ईमानदार का मतलब क्या होता है, सच्चा, विश्वसनीय, धर्मनिष्ठ। और बेईमान मतलब कपटी, असक्त, प्रवंचक। परेशान मतलब व्यग्र, व्याकुल, उद्विग्न। चालाक मतलब चतुर, होशियार, समझदार। ये सभी हम देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए इनके वाक्यों में प्रयोग भी देखें। ठिकाने के अधिकारियों ने बेईमानी करना शुरू कर दिया। रामलाल पसीने से बहुत परेशान हुआ। चालाक पुलिस अफसर ने चोर पकड़ लिया, ठीक है। तो ये सब वाक्यों में प्रयोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है अनुशासन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुशासन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अनुशासन में आप देखोगे उपसर्ग का मतलब हम जानेंगे अभी। उपसर्ग मतलब कोई शब्द के पहले, मान लो हमने शासन लिखे, शासन के पहले हमने क्या लगा दिए, अनु। तो ये शब्द के पहले जुड़कर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या परिवर्तन कर दे रहा पूरा, तो उसे हम बोलेंगे क्या, उपसर्ग। तो यहाँ अनु यहाँ पर राइट आंसर होगा। अनु के साथ शासन जोड़ देंगे तो अनुशासन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अनु मतलब होता है पीछे, ये उपसर्ग है, और शासन मतलब होता है हुक्म है, यानी मूलभूत शब्द। स्वयं को समाज के मान्य तरीकों के अनुकूल ढालना, ये उपसर्ग जो है शब्द के शुरू में जुड़ता है। जैसे आप कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अनु मतलब पीछे होता है, जैसे अनुचार, अनुकरण, अनुकूल, अनुवाद, अनुभव। अन मतलब होता है अनबन करना, अनपढ़, अनजान, ठीक है, अनहोनी, अनमोल, अनचाहा। फिर है अवश जुड़ता है, तो छूता में अ जोड़ दिया, अछूता। अतः, अटल, अनादर, अदृश्य है, अत्यंत है, अधर्म है, अज्ञान है। उप मतलब होता है सहायक, और इसमें देखिए उपभोग है, उपवन है, उपमंत्री है, उपयोग है, उपनाम है, उपहार है।
सम मतलब होता है अच्छी तरह, यानी कि संतोष, ये आधा आधा माँ वाला है, संतोष, सम धन तोष, संगठन, समधन गठन, ठीक है। संलग्न, संकल्प, संशय, संरक्षा। प्रति मतलब प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि। फिर है निर मतलब बिना, निराकार, निराधार, निरोग, नीरस, निरी, निरक्षर, ये सब क्या है, उपसर्ग हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला। क्या बोलेंगे हम, वर्णमाला। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्णमाला। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलेंगे, और इसके अंतर्गत आपको स्वर व्यंजन दोनों देखने को मिलते हैं। कितने होते हैं टोटल, हम देख सकते हैं यहाँ पे 52 में से हमने देखे थे 11 स्टैंडर्ड जो होते हैं आपके स्वर होते हैं, 33 आपके व्यंजन होते हैं, बाकी अन्य चीज़ 2 अयोगवाह जोड़ लो, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ संयुक्त अक्षर जोड़ लो, उज्जित व्यंजन जोड़ लो, तो ये सब मिलाकर हो जाएंगे आपके 52। कितने हो जाएंगे, 52। और इन्हीं के जो अंतर्गत अगर व्यवस्थित तौर पर जमा दे तो वो बन जाएगी आपकी वर्णमाला। तो यहाँ देखिए अक्षर का मतलब क्या होता है, अक्षर मतलब होता है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, एक सांस में हो जाता है, जिनका उच्चारण उन्हें अक्षर, जैसे अ को, ख, ग, इस प्रकार से। वर्ण मतलब होता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है, इसे हम वर्ण बोलेंगे। और ये वर्ण भाषा की जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्ण जो होते हैं, देखिए वर्ण समूह की बात करें तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, पर व्यवस्थित एक प्रकार से देख सकते हैं हम 52 है कुल, और इनकी संख्या भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए समास से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु मतलब होता है जहाँ पर नंबर्स आते हैं, नंबर मतलब आप बोल सकते हैं संख्या आती है, जिन समास के सामने संख्या आ जाती है उसे बोलते हैं द्विगु समास। पर कुछ में संख्या आने के बाद भी उसका जो है तीसरा अर्थ निकलता है। कौन सा अर्थ निकलता है? तीसरा। और तीसरा अर्थ निकलेगी तो बहुब्रीहि समास। तो द्विगु समास का मतलब हमने समझे जहाँ पे संख्या आ जाती है, जैसे कि चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का मीनिंग अगर निकाल कर देंगे तो 4 भुजाएं है जिसकी, यानी कि भगवान विष्णु यहाँ बोला जा रहा, तो ना तो पूर्व पद यहाँ प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, दोनों का अर्थ न निकल कर तीसरा अर्थ निकाला जा रहा है। तीसरा अर्थ निकला मतलब वो क्या है आपका बहुब्रीहि समास। नवरत्नों का समूह, अब यहाँ नवरत्नों के समूह से कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, यानी कि यहाँ बोला जा रहा है भगवान शिव। 10 आनन है जिसके, यानी कि रावण की चर्चा की जा रही है। तो एक में बस अर्थ नहीं निकला, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 मतलब क्या बोला जा रहा है, 9 रत्नों का समूह। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे, द्विगु समास। तो द्विगु समास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कौन से में, द्विगु समास देखने को मिलेगा आपको नवरत्न में, ठीक है। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं, नवरत्न हमने देख लिए। जैसे चौराहा से तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा, 4 राह को समूह, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न में भी वही चीज़ है। बहुब्रीहि समास की बात करें तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता जबकि तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद की प्रधानता होती है, इसे बहुब्रीहि। जैसे चतुर्भुज, त्रिलोचन, 10 आनन, ये सब हमने देखे थे, विष्णु भगवान, शंकर जी, ठीक है। इसके अलावा आप देखें रावण। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द है। अब प्रत्यय का मतलब आप समझ लीजिए, पहले प्रत्यय मैंने बताया था कोई शब्द है और शब्द के बाद में अगर हम जोड़ लेते हैं जैसे जो भी प्रत्यय है तो वो शब्द का मतलब जो शब्द है उसका अर्थ बदल देता है, ठीक है। जैसे दैनिक, तो दिन, धन, एक, दैनिक। अधिक, तो यहाँ पे अधिक मिलकर बना है अधिकाधिक। सामाजिक, जिसको हम बोल देते हैं समाज, धन, एक। धर्म, धन, एक। तो आप बताइए मुझे, पहले में भी इक आ गया, तीसरे में भी आ गया, चौथे में भी आ गया, नहीं दूसरे में नहीं आया, तो कौन सा शब्द इक से निर्मित नहीं है? तो कौन सा है? दूसरा, अधिक, यानी अधिकाधिक। तो ये राइट आंसर भी हमारा वही होगा, यानी अधिकाधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी में आपका जो है सारी चीज़ें जो है एक प्रत्यय से बनी हुई है, दैनिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, लौकिक है, ठीक है। और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़कर अर्थ बदलते हैं। जैसे लेख में अक जोड़े तो क्या बन जाएगा? लेखक बन जाएगा, ठीक। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची या फिर हम बोल सकते हैं समानार्थी, ये दोनों ही एक से है, यानी कि एक उस शब्द का दूसरा अर्थ, उसे हम बोलते हैं पर्यायवाची, ठीक है। चंचरीक मतलब होता है भ्रमर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमर। तो यहाँ आप देख सकते हैं चंचरीक का पर्यायवाची भ्रमर है, और पर्यायवाची देखें मधुकर है, अली है, भृंग है, भौरा है।
तो हवा के पर्यायवाची देखें, हवा का पर्यायवाची हमने देखे थे पवन है, वायु, समीर, अनिल। मित्र का पर्यायवाची सखा, दोस्त, सहचर, सहद्र, साथी, बंधु, हमदर्द, शुभचिंतक, संगी, मनमित। पुत्र का मतलब होता है अंगज, बेटा, लड़का, सुत, सुवन, आत्मज, तनुज, तनय, नंदन, लाल, ये सारी चीज़ें। अब समानार्थी शब्द भी पर्यायवाची जैसे ही होते हैं पर समान अर्थ देने वाले, इन्हें भी पर्याय समझ सकते हैं हम समानार्थी को। पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत और देख सकते, देखिए झरना का पर्यायवाची देख सकते हैं आप, उत्स है, स्रोत है, प्रपात है, निर्जर है, प्रत्स, वन है, तसल्ली मतलब दिलासा, ढांढस बांधना, सांत्वना। ज्योतिष मतलब होता है देवज्ञ, गणज्ञ, भविष्यवक्ता, खगोलज्ञ। कंगाल मतलब निर्धन, गरीब, रंक और धनहीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक सही विकल्प हो। मतलब हानि को पूरा करना, हानि को पूरा करना क्या बोलेंगे? हानिपूर्ति नहीं बोलेंगे, क्षतिपूर्ति, क्षतिग्रस्त, हानिग्रस्त। तो हानिग्रस्त भी नहीं है, क्षतिग्रस्त भी नहीं है, क्षतिपूर्ति क्या बोलेंगे? क्षतिपूर्ति, यानी कि कोई हानि हो गई है तो हानि के बदले में हम सहायता देते थे, यानी कि क्षतिपूर्ति। जैसे मान लो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करता है? इंश्योरेंस जो हम करा कर रखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो है उस क्षति की पूर्ति करती है, हानि की पूर्ति, इसे बोलते हैं क्षतिपूर्ति। ठीक है, तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, पुत्र के द्वारा किए गए नुकसान की क्षतिपूर्ति उसके पिता ने की। ठीक है, ये वाक्यों में प्रयोग हो गया। और अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है, हमने पढ़े भी थे इसको। जैसे जो सपना दिन में देखा जाए दिवा स्वप्न कहलाता है। जंगल में फैलने वाली अग्नि दावाग्नि। अच्छा, पेट की अग्नि कौन सी होती है? आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल। ठीक है, तो ये देखिए हमने 2 आग के बारे में पढ़ लिए। तीसरी आग आपको बताना है पेट के अंदर कौन सी होती है। त्रिपुरारी का संधि विच्छेद करना है। संधि क्या होती है? 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संधि। क्या बोलते हैं? संधि। संधि होती है 3 प्रकार की, और 3 प्रकार की संधि में यहाँ पूछा गया है त्रिपुरारी का संधि विच्छेद। तो त्रिपुर धन अरी होता है, त्रिपुरा धन आरी होता है, त्रिपुर धन रारी, त्रिपुरा धन री। तो आप देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा क्या हो जाएगी? पहले ये लग जाएगी। अब त्रिपुर, अब मीनिंग क्या आ रहा है? त्रिपुर क्या आ रहा है? त्रिपुर। और जो आ की मात्रा है वो यहाँ पे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? त्रिपुर धन अरी। तो मतलब क्या हो जाएगी यहाँ पे? दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत, दीर्घ स्वर संधि। तो कौन सी हो जाएगी? त्रिपुर धन अरी, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दीर्घ संधि की परिभाषा देख लीजिए। दीर्घ में आ ई उ, ये आपस में अगर एक दूसरे से मिलकर अपने ही वर्ण, यानी कि ये अपने आप में मिल जाए तो ये बड़ा बन जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं दीर्घ संधि। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, छोटा आ या बड़ा आ आपस में मिलकर जो है बड़ा आ बनाते हैं, तो वो हो जाती है दीर्घ संधि। मत धन अनुसार मतानुसार, गुरु धन उपदेश गुरुपदेश। ठीक है, इसके बाद है संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर संधि के अंतर्गत 5 प्रकार आते हैं। कौन कौन से? आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, दीर्घ स्वर संधि आ जाता है, गुण स्वर संधि आ जाता है, वृद्धि स्वर संधि आ जाता है, यण स्वर संधि आ जाता है और आयादी आ जाता है। इनके नियम हम बाद में जब हल करते रहेंगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। व्यंजन के अंतर्गत बहुत सारे नियम हैं। व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का किसी अन्य स्वर से अगर मेल होता है और तब विकार उत्पन्न होता है, तब उसे बोलते हैं व्यंजन स्वर संधि। ठीक है, इसके कुछ नियम हैं, तो इनके बारे में हम एक एक करके बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप देखिए विसर्ग संधि, यानी कि विसर्ग के कारण परिवर्तन होता है। विसर्ग के परिवर्तन से कोई अन्य अक्षर बनता है तो उसे बोलते हैं विसर्ग। जैसे कि नी धन रस, नीरस। देखिए विसर्ग का लोप होकर ये जो नी है, ये बड़ी नी बन जा रही है, यहाँ हो रहा विसर्ग का लोप। धनु धन टंकार, धनुष टंकार। देखिए यहाँ परिवर्तन। नी धन छल, निश्चल। इस प्रकार से अगर देखें तो ये विसर्ग संधि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है, जल का पर्यायवाची नहीं है। तो जल का पर्यायवाची नीर भी है, तोय भी है, पेय भी है। पीयूष, पीयूष यहाँ पे नहीं है। वो पीयूष किसका पर्यायवाची है? पीयूष है अमृत का पर्यायवाची। किसका है? अमृत का। तो हमारा राइट आंसर पीयूष हो जाएगा। और पीयूष जो है, जैसे अगर देखें तो पीयूष का पर्यायवाची और देखें अमृत का सुरभोग है, सुधा, सोम, पीयूष, अमी, जीवनोदक, अमी, देवान्य, देवाहार, पीयूष है, सुधा है। ये सब क्या है? ये सब जो है आपके पीयूष यानी अमृत के पर्यायवाची है। साथ ही आप देखोगे तो जल के पर्यायवाची देखें तो पानी, नीर, तोय,
पे, इसके अलावा देखिए अमृत है, मेघ पुष्प है, पात, इंदु, अम्बु, अम्ब, सलील, उदक, जीवन, बारी, ये सब जो है आपके क्या है, जल के पर्यायवाची है। और पर्यायवाची मैंने बताया था एक ही अर्थ में अप्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग हो पर्यायवाची या समानार्थी कहलाते हैं। जैसे आग का अनल, पावक, दहक, हवा का समीर, अनिल, वायु होता है। स्वागत के लिए सही संधि विच्छेद कीजिए। तो स्वागत में आपको देखने को मिलेगा स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर। तो स्वर संधि में आप देखोगे तो देखिए ये वाला तो होगा नहीं, ये नीचे वाला भी होगा, ये भी नहीं, तो स्वागत ये वाला होगा। कौन सा? बी, यानी कि सुधन आगत। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? स्वागत। क्या बन जाएगा? स्वागत बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका संधि विच्छेद, और इसमें आप देखें तो ऊ मिलकर जो है आधा वाह बन गया। ठीक है, स्वागत बन गया वहाँ पर। ठीक, और यहाँ देखिए ये एक प्रकार की ईयण स्वर संधि है। कौन सी है? ईयण स्वर संधि है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक, विपरीत मतलब होता है उसका उल्टा अर्थ वाला शब्द है। अनुरक्ति मतलब होता है विरक्ति। अनुरक्ति मतलब क्या जाएगा? विरक्ति, उल्टा। तो देखिए विरक्ति अनुरक्ति का विपरीतार्थक है, और किसी वस्तु विशेष में रुचि ना रहना वो कहलाता है विरक्ति। अनुरक्त होने की क्रिया या भाव ये। इसके अलावा आसक्ति मतलब हो जाता है अटैचमेंट। अटैचमेंट जैसे अनुरक्ति, अनुराग, ये सारी चीज़ें। अनासक्ति इसका विलोम हो जाता है। प्रशस्ति मतलब होता है बड़ाई करना, तारीफ करना, बड़ाई। जैसे आप देखेंगे प्रशस्ति पत्र देते हैं किसी को, यानी कि उसकी प्रशंसा की जा रही है, इसका विलोम हो जाता है अप्रशस्ति। प्रकृति मतलब होता है सहज स्वाभाविक गुण, और उसका उल्टा होता है कृत्रिम। ठीक है, जो प्राकृतिक ना हो। नाक कान जो है वो उसमें कौन सा समास है? नाक और कान, इसके बीच में योजक चिन्ह आ गया, और योजक चिन्ह आ गया यानी नाक और कान अलग अलग करेंगे, नाक और कान। और जब दोनों ही पद, ये हो गया आपका पूर्व पद और ये होगा उत्तर पद, दोनों ही प्रधान है तो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। कौन सा कहलाता है? द्वंद्व समास। जैसे आप देख सकते हैं राजा और रानी, ठीक है, माता और पिता, भाई और बहन, ये सब क्या है? ये सब आपके द्वंद्व समास के ही उदाहरण है। कौन से है? द्वंद्व समास के उदाहरण जो योजक चिन्ह से आते हैं, और अगर बाहर इनको अलग करते हैं विग्रह तो राजा और रानी और लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सी समास आ जाएगी? डी, यानी द्वंद्व समास। ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राजा प्रजा, राजा एवं प्रजा। ठीक है, अब या और का लोप हो जाता है, और क्या बन जाता है? योजक चिन्ह। तब भी जो है ये मतलब समास विग्रह। समास मतलब होता है दो पदों को आपस में जोड़ना, समास, और दो पदों को आपस में तोड़ना, समास विग्रह। ठीक है, अब द्विगु समास होती है जिसमें संख्या आती है, जैसे तिराह होता है, नवरत्न होता है। अव्ययी भाव समास मतलब प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो, समस्त पद क्रिया विशेषण हो, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर, यथामति, ये मति के अनुसार। तत्पुरुष समास में अगर देखें तो 8 प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो इसमें हम देख सकते हो उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद सेकेंडरी होता है, उत्तर पद प्रधान होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या? विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे शोकाकुल, शोक से आकुल, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई का घर, इस प्रकार की चीज़ें आ जाती है तो हो जाते हैं तत्पुरुष समास। को, से, के, लिए, का, के, की, में, ये सारी चीज़ जो होती है वो किस में आ जाती हैं? तत्पुरुष में आ जाती है। ठीक है, तत्पुरुष समास में आ जाती है। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म को पहचानिए। जैसे बद मतलब होता है खराब, ठीक है, बदनाम या जो भी। नेक मतलब होता है उसका उल्टा। दुश्चरित, निश्चरित है। विस्तृत का संक्षिप्त है। मधुर का कटु है, तो मधुर का कटु विलोम तो होता है, विस्तृत का संक्षिप्त भी होता है, पर दुश्चरित का निश्चरित ना होकर क्या होता है? ये सच्चरित्र होता है। क्या होता है? सच्चरित्र। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, मतलब ये गलत युग्म है। जैसे आप देख सकते हैं दुश्चरित का क्या हो जाएगा? सच्चरित्र। और यहाँ देखिए सुख दुख, सुख का हो जाएगा दुख, रात का हो जाएगा दिन, अवनी का हो जाएगा अंबर। ठीक है, अवनी मतलब धरती नीचे और आकाश ऊपर, अंबर। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे अभी जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आप क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में उसकी जितनी भी डिटेल हमने पढ़े वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए 1-2 बार, और आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। PDF जो है आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, और उसमें आपको ये टेलीग्राम में सारी PDF मिल जाएगी, टोटल 500 प्लस क्वेश्चन की डिटेल की। ठीक है, तो आप इसको जो है एक बार रिवीजन कर लीजिए एग्जाम के पहले, ताकि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर कठिन ना हो। ठीक है।